हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड पेंडुलम के बारे में बात की थी। कंपाउंड पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि सिंपल पेंडुलम के अंदर जो स्ट्रिंग हम लेते हैं उसको हम क्या मानते हैं, मासलेस मानते हैं। लेकिन जो हमारे पास कंपाउंड पेंडुलम होता है उसके अंदर हम उस स्ट्रिंग के मास को भी कंसिडर करते हैं। उसका डेरिवेशन भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट और सबसे सिंपल जो न्यूमेरिकल्स आता है हमारे पास कंपाउंड पेंडुलम से, वो आता है किसी रोड का। मान लेते हैं हमारे पास एक रोड है कुछ इस तरीके से, ये ऐसे एक रोड है, ठीक है। इस रोड का मास m है और लेंथ l है, ठीक है। और ये रोड यहां पर हिंज्ड है, ये यहां पर हिंज्ड है, क्लियर। एक रोड है, उसका मास m है और लेंथ l है और ये यहां पर हिंज्ड है, ठीक है। तो हमसे बोला जाता है कि अगर मैं इस रोड को हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा या रिलीज कर दूंगा, हल्का सा डिस्प्लेस करके रिलीज कर दूंगा, तो ये जो रोड है वो SHM करेगी। तो हमसे उस SHM का एंगुलर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। तो जब मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा तो ये जो रोड है कुछ इस तरीके से हो जाएगी। मान लीजिए जो एंगल रोटेट हुआ वो थीटा है और ये थीटा एंगल बहुत स्मॉल है, क्लियर। अब इसको वापस लाने का काम कौन करेगा? इस हिंज पॉइंट के अबाउट लगने वाला टॉर्क, इसको वापस ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। और टॉर्क होने के लिए क्या होना जरूरी? फोर्स होना जरूरी है। तो इस रोड पे अगर मैं बात करूं तो इसका वेट लग रहा होगा यहाँ पे mg। उस mg का एक कंपोनेंट होगा जो इस तरफ लगेगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट होगा जो इस तरफ लगेगा। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास होती है। तो ये अगर ये देखो, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा हो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? mg sin थीटा हो जाएगा। तो इस तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा? mg sin थीटा। तो इस पॉइंट O के अबाउट जब हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क अबाउट O, टॉर्क अबाउट O, तो उस O के अबाउट जो टॉर्क लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? mg sin थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फोर्स की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? l/2, क्लियर। और टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखा है इसका? I अल्फा mg l/2 इनटू sin थीटा। और थीटा क्या स्मॉल है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। आप लोगों को पता होगा थीटा स्मॉल हो तो sin थीटा इज नियरली इक्वल टू क्या होता है? थीटा होता है। और I इस रोड का इस एक एंड के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml²/3 होता है इनटू अल्फा mg l/2 इनटू थीटा, क्लियर। तो इस एक m से एक m कट हो गया, एक l से एक l कट हो गया। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 3/2 gl इनटू थीटा। तो हमें पता है जब भी एंगुलर एक्सेलरेशन अगर इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, तो ये वाली टर्म क्या कहलाती है हमारे पास? ओमेगा स्क्वायर। अगर ये ओमेगा स्क्वायर कहलाती है तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो मैं आसानी से मिल गया, कितना हो जाएगा? सॉरी 3g/2l, कितना हो जाएगा? 3g/2l हो जाएगा। और अगर हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2π/ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया? 2π√12/3g। ये टाइम पीरियड है, तो आसानी से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और देखिए, इसे रफ करता हूं मैं, ये इधर देख लेते हैं। देखिए एक और देखिए, अभी हमने रोड भी लिया और यहाँ पे एक बॉल भी कंसिडर कर लेता हूं मैं, ठीक है। मानते अब हमने रोप लिया ऐसे, ये ऐसे एक रोप लिया, ठीक है। इस रोप के यहां पे हमने एक बोर्ड लगा दिया, क्लियर।
ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की लेंथ है L और मास है M। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का मास M है और लेंथ L है। यहां पर हमने एक बोब लिया, इस बोब का मास भी मान लेते हैं हम लोग M ही है। ठीक है, मान सकते कोई दिक्कत नहीं, आप M भी मान सकते हो, कैपिटल M भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस रोप का मास भी M है और लेंथ L है, और इस बोब का मास भी M है। अब हमसे वही सवाल पूछा गया कि अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो ये क्या करेगा, SHM परफॉर्म करेगा। SHM परफॉर्म करेगा तो उसका SHM का क्या बताना, आपको टाइम पीरियड बताना है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो क्या करेंगे, वापस से जब हम इसे ऐसा ऐसे मान लेते हैं, थीटा स्मॉल एंगल है, ये तो समझते हो आप लोग। ठीक है, तो अब यहां पर दो जगह पर फोर्स लग रहा होगा। अगर एक बात करोगे तो एक किस पे लग रहा होगा, mg। ठीक है, ये इस बोब का होगा, एक इस रोड का भी होगा mg। ये दो टाइप के फोर्स लग रहे होंगे। क्लियर, आसान है, बहुत आसान है। तो आप ध्यान से समझोगे तो इसका भी अगर मैं कंपोनेंट लूंगा तो इस तरफ आएगा नहीं आएगा, इसका एक कंपोनेंट लेंगे तो mg का, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ लेंगे तो वो क्या है, देखना, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। उसी तरीके से इसका भी एक कंपोनेंट होगा, वो होगा mg sin थीटा। कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारे पास दो फोर्स आ जाएंगे नए। इस वाले केस में क्या था, सिर्फ एक रोड थी तो इसी का mg था। यहाँ पे अब रोड भी है, यानी कि स्ट्रिंग रोप भी है प्लस बोब भी, तो इसका भी मास होगा प्लस इसका भी मास होगा। अब दो फोर्स का टॉर्क निकालेंगे हम, किसका अबाउट, इस पॉइंट हो गया वोट। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वापस टॉर्क अबाउट O। तो इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, mg sin थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना L है ना। इस वाले का टॉर्क 0 होगा, क्यों, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास हो रही है, वो सिखाया था मैंने आप लोगों को। इस वाले के लिए क्या लिखेंगे, mg sin थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, L/2 होगी। कितनी होगी, L/2 होगी। तो जब आप इसके लिए देखोगे तो इसकी लेंथ कितनी होगी, L/2। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, मैंने यहाँ पे साइन को कंसिडर नहीं किया। आप देखोगे तो जो टॉर्क है mg sin थीटा का टॉर्क है वो अंदर की तरफ आ रहा है, और हमने जो थीटा रोटेट किया था वो इस तरफ कहता है कि बाहर की तरफ है, तो माइनस आएगा एक आगे, लेकिन मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड वाइज ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं I अल्फा, इस पूरे को लिखा जा सकता है, ये टोटल हो जाएगा। देखो अब अगर मास अलग अलग होते तो कॉमन नहीं आता, अदरवाइज अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3/2 mgl sin थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। पर थीटा क्या हमारे पास स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर ये थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है तो आप साइन थीटा को नियरली इक्वल टू क्या बोल सकते हो, थीटा बोल सकते हो। और आई इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे आप लोग। तो जब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो आप क्या क्या लिखोगे, एक तो एक तरीके से क्या होगी, रोड होगी, रोड की तरह बिहेव कर रही है, रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का होगा। तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, आई ओके अबाउट अल्फा 3g/2 mgl into थीटा। ध्यान, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दो का लिखना पड़ेगा, इसका भी लिखना पड़ेगा इसके अबाउट, और इसका भी लिखना पड़ेगा इसके अबाउट। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम अल्फा लिखेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 3/2 mgl by I into थीटा। तो यहाँ पे से ये जो टर्म आएगी हमारे पास, वो टर्म क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर। और अगर ये ओमेगा स्क्वायर है तो आप समझ सकते हो कि ओमेगा इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, √3 mgl by I। ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा होता है, तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब इन द सेंस I डिवाइडेड बाय 3 mgl, ये टाइम पीरियड। ये दो केस जो मैंने आपको बताया, इनमें दोनों में वर्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। ये रोड ऐसे वर्टिकल। अब मैं आपको वो वाले केस बता रहा हूँ जिसमें रोड हॉरिजॉन्टल में रखी हुई है, यानी कि
उसी प्लेन में रखी हुई, तो कैसे होगा देखना। इसे रफ कर देते हैं हम लोग। समझना क्या अरेंजमेंट है, बहुत ही आसान है। देखो अरेंजमेंट आप कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन ऐसे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा, किसमें रखा हुआ, HP का मतलब है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे होने का मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन होगा उसे हम नेग्लेक्ट मान सकते हैं। यानी कि हमारे पास अब अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है, एक रोड है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है इसे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब आपको ऐसे, ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर ऐसे रोड रखी हुई है, ये ऐसे रखी हुई, पहले कैसे रखी हुई थी, ऐसे वर्टिकल, अब कैसे रखी हुई, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, ठीक है। मैंने लिख दिया HP का मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है, यानी कि G क्या हमारे पास नेग्लेक्ट होगा। और इसके इस वाले एंड को हमने एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया है, किससे अटैच कर दिया, एक स्प्रिंग से, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K, ठीक है। ये रोड है, इस रोड का मास M है और लेंथ L है, क्लियर। तो अगर आप ध्यान से समझोगे तो मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ देता हूं। अगर मैं, देखो आप समझो, ये ऐसे है रोड, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे से फिक्स है, अब यहाँ पे स्प्रिंग लगा, अगर मैं इसको हल्का सा ऐसे कंप्रेस करके या इलोंगेट करके छोड़ूंगा तो ये बार बार ऐसे ऐसे होती रहेगी, ऐसे ऐसे होती रहेगी, तो ये क्या करेगी, ऐसे जम करेगी, ऐसे जम करेगी। तो हमसे पूछा गया फाइंड आउट टाइम पीरियड, क्या पूछा गया, फाइंड आउट टाइम पीरियड। क्या बात समझ में आती है। अगर हमसे टाइम पीरियड पूछा गया तो ध्यान से समझना कैसे करेंगे। इसको अगर मैं हल्का से कंप्रेस करता हूं इस तरफ, तो सॉल्यूशन में देखो क्या अरेंजमेंट होगा, सॉल्यूशन में कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में क्या होगा, मैं इसको हल्का सा कंप्रेस कर देता हूं। अगर मैं इसको जब हल्का सा कंप्रेस करूंगा ना, कैसे कंप्रेस हो जाएगी। मान लेते हैं हमने जो कंप्रेस किया इसको हल्का सा, वो x कंप्रेस किया, जब x कंप्रेस किया तो इसमें जो एंगल रोटेट हो वो थीटा हुआ, ठीक है। ये थीटा बहुत स्मॉल है, अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है तो मैं इसको लगभग स्ट्रेट लाइन मान सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये स्ट्रेट तो नहीं होगा, लेकिन अगर ये थीटा स्मॉल हुआ बहुत ज्यादा, ये थीटा अगर स्मॉल होगा तो इस लेंथ को क्या मान सकता हूँ, मैं स्ट्रेट मान सकता हूँ, ठीक है। तो इस स्प्रिंग के अंदर एक इस तरफ फोर्स जनरेट हो जाएगा, कितना, kx, क्लियर। वो kx इसको वापस लाने की कोशिश करेगा, तो इस पॉइंट O के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क अबाउट O। तो इस O के अबाउट जब हम टॉर्क लिखेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिर्फ एक का फोर्स लिखेंगे। अब यहाँ पे mg को कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि mg कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ यही फोर्स है जो इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स कितना लग रहा है, kx इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये इसको हमने क्या माना, लगभग स्ट्रेट माना है, तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी l, हो गया नहीं होगी। और इस x को क्या लिखा जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट को, इसको लिखा जा सकता है l थीटा इनटू l, क्लियर है। और टॉर्क को क्या लिखा जा सकता है, I अल्फा इज इक्वल टू KL स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखा जा सकता है, और I को लिखा जा सकता है और इस I को लिखा जा सकता है यहाँ पर, देखो ये I क्या है, इस पॉइंट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस I को क्या लिखा जा सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा इज इक्वल टू KL स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है। तो इस L स्क्वायर से ये L स्क्वायर कट हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, 3K बाई m इंटू थीटा। देखो अल्फा क्या हो गया, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास,
ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 3k/m। तो जो टाइम पीरियड मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, 3k। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो इस स्प्रिंग वाले को। अब देखो इसी पैटर्न के ऊपर एडवांस में सवाल पूछा गया कई बार, 2019 में भी पूछा गया था, ठीक है, सॉरी 19 में 2009 में पूछा गया था। किस टाइप का सवाल था समझिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक स्प्रिंग लगाई, उन्होंने 2 स्प्रिंग लगाई हुई थी, लेकिन कॉन्सेप्ट उसका यही था। इस तरफ करता हूं, देखिए अरेंजमेंट क्या है। समझना बहुत ही आसान सवाल है, उसी से रिलेटेड है। मैं एग्जैक्ट वैसा नहीं करवा रहा हूं, लेकिन उससे मिलता जुलता करवा रहा हूं, आप कर पाओगे वैसा सवाल। ठीक है, ये एक रोड है, ठीक है, ये ऐसे एक रोड है, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट लगा हुआ है K1, यहाँ का स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। ये रोड है, इसका मास है m और लेंथ है l, ठीक है। इसका मास क्या है, m है और लेंथ है l। तो इस पॉइंट को यहीं से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। h की मतलब ये किसमें रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है तो इसको अगर मैं हल्का सा कंप्रेस करके छोड़ दूंगा तो ये आगे पीछे होगा। अगर ये आगे पीछे होगा तो हमसे पूछा गया है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। फाइंड आउट टाइम पीरियड, t कैलकुलेट करना है, हमसे पूछा गया t कैलकुलेट करो, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, t। तो देखो क्या होगा, आसान है। हल्का सा अगर मैं इसको ऐसे कंप्रेस करूंगा तो इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, ऐसा अरेंजमेंट होगा, ठीक है। मान लेते इस वाले पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो x1 हुआ है, और इस वाले एंड का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहां से लेकिन यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये x2 हुआ है, क्लियर है। तो देखो अगर टॉर्क की बात करूंगा तो यहाँ पे जब इसमें इलोंगेशन होगा तो इसकी वजह से फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा, यानी इस वाले एंड पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, kx1, ठीक है। इसमें भी कंप्रेशन होगा तो इस पे भी फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा, और इस तरफ कितना फोर्स लगेगा, इस वाले स्प्रिंग की वजह से इधर लगेगा K2x2। ये दो ही फोर्स लगने वाले हैं, क्योंकि देखो ये स्प्रिंग यहाँ पे इलोंगेट हुई आगे की तरफ तो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, ये वाला स्प्रिंग इस तरफ कंप्रेस हुई तो फोर्स लगेगा इस तरफ लगेगा, तो ये वाला फोर्स भी इस तरफ है, ये वाला फोर्स भी इस तरफ है। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे ओके अबाउट, तो दोनों का टॉर्क क्या होगा, सेम ही डायरेक्शन होगा। क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा। तो सेम डायरेक्शन में टॉर्क होगा तो हम क्या लिखेंगे, टॉर्क अबाउट ओ, दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसका टॉर्क क्या लिखेंगे हम लोग, k1x1 इंटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l, और ये मिड में है ये पॉइंट, ठीक है, प्लस k2x2 तो फोर्स होगी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, l/2, क्लियर है इतना। तो टॉर्क इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा k1, इस x1 की जगह पर क्या लिखा जाता है, ये थीटा एंगल रोटेट हुआ है, मानते हैं ये कितना एंगल रोटेट हुआ है, थीटा। तो इस x1 को क्या लिखा जा सकता है, x1 को लिखा जा सकता है l थीटा, प्लस k2 इस x2 को लिखा जा सकता है l/2 थीटा, क्लियर है इतना। तो टॉर्क अबाउट ओ कितना हो जाएगा, k2 थीटा प्लस k2l²/4 इंटू थीटा, यही होगा। तो देखो यहां पे से क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, टॉर्क इज इक्वल टू k1 प्लस k2/4 इंटू l² थीटा, यही होगा। और इसको इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, आई अल्फा, k1 प्लस k2/4 l² थीटा, ठीक है। तो अल्फा क्या होगा, ml²/3 हो गया, सॉरी i इज इक्वल टू ml²/3, अल्फा की जगह पर अल्फा,
k1 प्लस k2 बाई 4 इंटू एल स्क्वायर थीटा, यही होगा। तो इस एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 3 बाई 4 इंटू 4k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई m इंटू थीटा, यही होगा। देखो इस m को डिवाइड में भेज दिया, इसका एलसीएम ले लिया, तो ये टर्म बचेगी मेरे पास। तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से हम ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसको रफ करता हूं, तो क्या होगा अरेंजमेंट, देखो अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 4 k1 प्लस k2 बाई 4 m, ये आंसर आएगा ओमेगा। अगर ओमेगा एक बार में मिल गया तो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 4m डिवाइडेड बाई 3 4k1 प्लस k2, जो होगा। देखो अब एडवांस में क्या पूछेगा, आप ट्राई करिएगा होमवर्क के लिए, आपके लिए आसान था। ये रोड है कैसे, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका के और इसका के में भी रिलेशन था, ये k1 और ये k2 दोनों सेम भी हो सकते हैं, मैंने दोनों अलग अलग लिए। ये रोड है, अब ये जो रोड घूमेगी वो किसका रोड घूमेगी, इसका सेंटर ऑफ मास के रोड घूमेगी। तो इस रोड का मास है m और लेंथ है l, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। किसमें रखा हुआ, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो जब आप इस वाले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे आई, वो किसका अबाउट लोगे, इस O के अबाउट। उसके अबाउट कितना होता है, m²/12। बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम होगा जो कॉन्सेप्ट हमने वहां पे अप्लाई किया, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा इसे। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, और थोड़ा इस तरफ कर रहा हूं। देखिए क्या अरेंजमेंट है, बहुत ही आसान है। इसे तरफ कर देता हूं मैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखो कुछ नहीं करना है इसमें, आसान है। आपको टॉर्क बैलेंस करना है। वहां पे हमें क्या करना था, फोर्स कैलकुलेट करना था नेट। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है। जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट हो रही है उसके अबाउट। और जैसे ही हम इसे टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, आई अल्फा लिख सकते हैं। और आई अल्फा में अल्फा अगर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो टर्म बचती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। एक और देखिए इसमें अच्छा सवाल है, इस तरफ करते हैं। देखो अरेंजमेंट क्या है, बहुत ही आसान है। देखो हमने एक डिस्क लिया, ठीक है। एक डिस्क है मान लेते हैं हमारे पास, यस। इसका मास m है और रेडियस r है। फिर ये एक रफ सरफेस पर रखिए। ये जो सरफेस है ना वो रफ है, ध्यान रखना बच्चों। कौन सा सरफेस है, रफ। कई बार सरफेस स्मूथ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्मूथ में ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ रफ के लिए होगा। ठीक है, ये कोई डिस्क है, ये सरफेस रफ है। ये मान लेते हैं K1 स्प्रिंग कांस्टेंट है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। क्लियर है? अब समझना, आपसे वही पूछा गया कि अगर मैं इस डिस्क को हल्का सा इसे डिस्प्लेस करके, क्या तो इस तरफ या इस तरफ हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा तो ये इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे आगे पीछे होता रहेगा तो उसे क्या कर रहा होगा, ऐसे चल कर रहा होगा। और हमें पता है कि अगर ये सरफेस रफ है और इस पॉइंट के अबाउट आगे पीछे होता तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है हमारे पास, सी आएगा। ठीक है,
प्योर रोलिंग करेगा। अगर ये आगे पीछे होता ना तो प्योर रोलिंग कर रहा है, ऐसा आपसे बोला हुआ है, क्योंकि ये सरफेस रफ है, सफिशिएंट रफ है कि ये ऐसे अगर हो रहा है तो प्योर रोलिंग ही कर रहा होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम। तो बहुत आसान है। अगर मैं इसको हल्का सा डिस्कस करके छोड़ दूंगा तो अरेंजमेंट क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट ये आगे पीछे होगा, तो कुछ टाइम बाद मारते ही ऐसे हो गया, थीटा एंगल से घूम जाता है। कितना एंगल से? थीटा एंगल से। अगर ये थीटा एंगल से घूम जाता है तो इस पॉइंट का अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ x, तो हमें पता है कि इस वाले पॉइंट का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, 2x हुआ होगा। ये मैंने आपको एसएचएम में सॉरी रोटेशन में सिखाया था कि अगर सेंटर का डिस्प्लेसमेंट x होता है तो उसके टॉप मोस्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2x होगा। तो देखो अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट x हुआ इस तरफ, तो इस पे एक फोर्स इस तरफ लगा होगा, कितना, k1x, और ये इस तरफ कंप्रेस हुआ तो इस पे भी एक फोर्स इस तरफ लगा होगा, k2 into 2x। ये दो फोर्स लगे। देखो ये वाला फोर्स भी इस तरफ है, ये वाला फोर्स भी इस तरफ है, तो इस पॉइंट CIR के अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसी के अबाउट क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो टॉर्क, इसका टॉर्क क्या होगा, k1 into x। ये फोर्स होगा, फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितनी है, r। ये तो देखो इसका टॉर्क भी इस तरफ है, इसका टॉर्क भी इस तरफ है, तो दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस k2 into 2x, ठीक है, इंटू 2r, क्योंकि इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2r है। इसे क्या लिखते हैं हम, I अल्फा। तो देखो k1r ये कितना होगा, k1r इंटू x प्लस 4k2r इंटू x, और इस x को क्या लिखा जा सकता है, r थीटा। इसका देखो डिस्क का इसके बॉटम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो डिस्क का इस वाले पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2, तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा, 3/2 mr² इंटू अल्फा। क्लियर? तो k1 प्लस 4k2 इंटू r, x आएगा, और x की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, r थीटा। क्लियर? तो ये हो गया 3/2 mr² अल्फा इजिकल टू k1 प्लस 4k2 r² इंटू थीटा। तो इस r² से r² कट हो जाएगा, तो अल्फा इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 2k1 प्लस 4k2 डिवाइडेड बाई 3m इंटू थीटा। तो ये जो पूरी की पूरी टर्म होगी हमारे पास, इसे हम क्या बोलेंगे, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास, अंडर रूट 2k1 प्लस 4k2 डिवाइडेड बाय 3m। अगर हमें ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड तो हम आसानी से कैलकुलेट कर ही सकते। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम पीरियड हो जाएगा t इजिकल टू 2 पाई, जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, तो 3m डिवाइडेड बाय 2k1 प्लस 4k2। क्या बात समझ में आती है आप लोगों को? तो इस तरीके से हम इस वैरायटी वाले न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, टॉर्सनल पेंडुलम। टॉर्सनल पेंडुलम। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो था कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्ट्रिंग होती है या जो रोप होती है उसका भी हम मास कंसिडर करते हैं। टॉर्सनल पेंडुलम में क्या होता है, बहुत ही आसान है ये भी। सपोज कीजिए हमारे पास कोई ये थ्रेड है, ठीक है, एक थ्रेड है, इस थ्रेड की यहाँ पे कोई डिस्क लगी हुई है। क्या लगी हुई है, कोई डिस्क लगी हुई है, ऐसे ये कोई डिस्क लगी हुई है, ठीक है। अब आप सोचो अगर ये थ्रेड है हमारे पास और यहाँ पे एक डिस्क लगी हुई है, ठीक है, इस डिस्क का मास मानते हैं m है और रेडियस r है, ठीक है, ये r है, ठीक है।
अब अगर आप सोचो इस थ्रेड को अगर मैं स्लाइटली ऐसे ट्विस्ट करता हूं, ऐसे ट्विस्ट करके छोड़ता हूं, जब मैं इस थ्रेड को स्लाइटली ट्विस्ट कर यानी कि ऐसे घुमाकर छोड़ता हूं, तो ये जो डिस्क है वो ऐसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ऐसे आगे पीछे ऐसे जंप करना स्टार्ट कर देगी। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम बोलते हैं टॉर्सनल पेंडुलम। अब ये ऐसे ऐसे जंप क्यों स्टार्ट कर दी थी, ध्यान से समझ। जब मैं इस थ्रेड को ट्विस्ट करता हूं, ऐसे इस थ्रेड को ट्विस्ट करता हूं मैं आगे की तरफ, तो इस थ्रेड को ट्विस्ट करने की वजह से जो स्ट्रिंग है या जो थ्रेड है, इस थ्रेड के अंदर एक टॉर्क जनरेट हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। जिस तरीके से हम लोग स्प्रिंग में बात करते हैं, स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर एक फोर्स जनरेट हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। उसी तरीके से इस थ्रेड के अंदर भी जब हम इसे ट्विस्ट करते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क जनरेट हो जाता है। वो टॉर्क इसको वापस ऐसे घुमाने की कोशिश करता है और ये जो डिस्क है वो ऐसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं टॉर्सनल पेंडुलम। ऐसा का ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में भी पढ़ोगे, जब हम वहां पे शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर भी एक सिलिंड्रिकल रोड होती है ऐसी, उसमें ये टॉर्क है जो ये बोलते हैं टॉर्क जनरेट होता है, वहां पर भी शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, वहां पर भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना सा है टॉर्सनल पेंडुलम के बारे में कि अगर हम इस थ्रेड को हल्का सा ट्विस्ट करके छोड़ देते हैं तो जो डिस्क है वो ऐसे आगे पीछे होना स्टार्ट करती है, ऐसे जंप करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पर हम इसका जो अरेंजमेंट लिखते हैं वो कंपाउंड पेंडुलम की तरह लिखते हैं कि इसमें जो टॉर्क जनरेट हुआ है वो टॉर्क होगा सी थीटा। क्या होगा? सी थीटा और आगे माइनस, यहाँ पे जो सी है वो कांस्टेंट है और उसको बोलते हैं हम टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट। ठीक है, आसान है। ठीक है, जैसा हमने कंपाउंड पेंडुलम में पढ़ा था वैसा का वैसा ही। इस टॉर्क को क्या लिख सकते हैं हम लोग? आई अल्फा लिख सकते हैं, सी थीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे से क्या हो जाएगा? सी बाई आई इंटू थीटा। तो ये जो टर्म होती है हमारे पास इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? ओमेगा स्क्वायर, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे से ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? सी बाई आई। और इसी तरीके से मैं टाइप रेट भी मिल जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। ठीक है, ध्यान रखें कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम कंपाउंड पेंडुलम की बात करते थे तो उसमें हम जो टॉर्क लिखते थे वो टॉर्क किसके अबाउट लिखते थे? इस पॉइंट के अबाउट लिखते थे। किसके अबाउट लिखते थे? इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखते थे। यहाँ पे हम लोग टॉर्क तो इसी के लिए लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखेंगे, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस डिस्क का लिखेंगे इस वाली एक्सिस के अबाउट। ठीक है, वहां पे हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते थे ये पूरा का पूरा थ्रेड भी क्या था? मास वाला था वहां पे, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते थे और जो नीचे बॉल लगी हुई थी मैंने एक न्यूमेरिकल बताया था उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते थे। लेकिन अगर ये थ्रेड है तो यहाँ पर हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे वो सिर्फ इस डिस्क का लिखेंगे और डिस्क का इस वाली एक्सिस के अबाउट लिखेंगे जिसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है। यानी कि अगर ये डिस्क मानता हूं तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। क्या बात समझ में आती? तो बस इतना सा ध्यान रखना कि आई में थोड़ा सा चेंज आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा? इस डिस्क का होगा। अगर ये कंपाउंड पेंडुलम होता तो इस डिस्क का भी होता प्लस ये रोड होती, क्योंकि इसका मास कंसीडर करते हैं हम कंपाउंड में, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता। इसके ऊपर एक एग्जांपल बताता हूं, एक न्यूमेरिकल बताता हूं, बहुत ही आसान है। देखिए क्या है, ऐसा कैसा अरेंजमेंट लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं एक थ्रेड है और इससे एक डिस्क लगी हुई है। ठीक है, एक डिस्क लगी हुई है कुछ इस तरीके से, ये ऐसे डिस्क लगी हुई है। इस डिस्क की रेडियस r है और आपसे बोला गया इसका मास m है और वही रेडियस r है और ये डिस्क है, ऐसा हमें गिवन है। क्लियर है? अब ये रेस्ट पर है, किसी इंस्टेंट पे इस डिस्क को किसी इंस्टेंट पर ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी दी जाती है, एंगुलर स्पीड दी जाती है, एंगुलर स्पीड गिवन। ठीक, गिवन है आपको, एंगुलर स्पीड क्या है? गिवन है, जस्ट दी आपको किसी इंस्टेंट पर एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट आपको गिवन है। ठीक है, और इसके लिए जो
टॉर्सनल कांस्टेंट है वो c है। टॉर्सनल कांस्टेंट कितना है इसलिए c है, ये गिवन है आपको। तो आपसे देखना, ध्यान समझना, ये अरेंजमेंट था, रुका हुआ था, इसको मैंने एकदम से ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड दी, ठीक है, और इसके लिए जो टॉर्सनल कांस्टेंट है c, वो आपको गिवन है c है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया इसमें फाइंड आउट फर्स्ट हमसे पूछा गया है कि एम्पलीट्यूड ऑफ स्मॉल एसएचएम या स्मॉल ऑक्सीलेशन, कि उसके स्मॉल ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा। सेकंड हमसे पूछा जा सकता है एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेशन, एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेशन। तो बहुत ही आसान है, देखो। तो इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, ध्यान से समझना। एम्पलीट्यूड पूछा तो एक तरीके से कौन सा वाला है, कंपाउंड पेंडुलम यानी कि रोटेशन वाला फॉर्मेट लगेगा इसमें। मैंने आपको दो फॉर्मेट सिखाया है, एक एंगुलर वाला और एक सिंपल वाला। सिंपल वाले में क्या होता है, v = a ओमेगा होता है, सिखाया था मैंने। और जो एंगुलर एसएचएम होता है उसमें क्या होता है, ओमेगा = a × ओमेगा नॉट, या a के आप बोल सकते हो थीटा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं किसी इंस्टेंट पे, तो मैं इसे लिख सकता हूँ मैक्सिमम के लिए ओमेगा डैश = थीटा नॉट × ओमेगा। जैसे में आता है ये रिलेशन कैसे लिखा, ये रिलेशन में लिखा आपने पढ़ा होगा v = a ओमेगा से। कि भाई उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो क्या होती है एसएचएम में, a ओमेगा होती है। तो यहाँ पे a का v का काम कौन कर रहा है, ओमेगा डैश, एंगुलर स्पीड है। यहाँ पे लीनियर एम्पलीट्यूड होता था, यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर एम्पलीट्यूड होगा थीटा नॉट। यहाँ पे ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना, ये ओमेगा एंगुलर स्पीड है और ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बात समझ आता है। ये कौन सा वाला हमारे पास लीनियर वाला है और ये कौन सा वाला हमारे पास एंगुलर वाला फॉर्मेट है, क्योंकि तो एंगुलर की फॉर्म ऐसे हो रहा हो, ठीक है। तो ये ओमेगा डैश = ओमेगा नॉट × ये होगा। और ओमेगा डैश हमें कितना दिया, मैक्सिमम कितना दिया हुआ है एंगुलर स्पीड, ओमेगा नॉट दिया हुआ है। तो इस ओमेगा डैश की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, ओमेगा नॉट। थीटा नॉट हमें कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये ओमेगा कैलकुलेट करना है। तो ये ओमेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझना। तो अगर ये एसएचएम कर रहा है तो एसएचएम के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन लिख सकते हैं, टॉर्क = c थीटा, ये इक्वेशन लिख सकते हैं। और इस टॉर्क को क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है I अल्फा = c थीटा। तो यहाँ पे से अल्फा = क्या हो जाएगा, c/i × थीटा। तो ये जो टर्म होती है यही तो हमारे पास क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा स्क्वायर। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों। तो ओमेगा = क्या हो जाएगा हमारे पास, c/i, कोई दिक्कत नहीं। तो इस ओमेगा की जगह पर मैं यहां से वैल्यू पुट कर सकता हूं c/i, क्योंकि c भी हमें गिवन और i तो हमें पता ही है, √c/i। क्लियर, i भी हमें पता है। थीटा नॉट, देखो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट mr²/2। देखो ये c, इसे लिखूंगा मैं mr²/2, तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया, थीटा नॉट पूछा गया। ध्यान रखना बच्चों, इन दोनों में क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास। ये एंगुलर स्पीड है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने सवाल करवाया आपको, क्योंकि कई सारे बच्चे सोचे कि इससे इसको कट कर दें। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो अब हमें क्या निकाला, थीटा नॉट निकालना, ठीक है। तो यहीं पे स्टार्ट करता हूँ इसको आगे। तो यहाँ पे से थीटा नॉट = क्या मिल जाएगा, थीटा नॉट = मिलेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास mr²/2c × ओमेगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यह आएगा हमारे पास एंगुलर एम्पलीट्यूड, यानी कि जो भी आप बोलना चाहो इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। यह आ गया हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया इस सवाल में, नेक्स्ट हमसे पूछा गया एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेशन। क्या पूछा गया इसमें हमसे, नेक्स्ट एंगुलर, तो इसके बाद हमसे
नेक्स्ट पूछा गया एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेशन। तो मैं इस तरफ कर रहा हूँ बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ आएगा। टॉर्सल में कुछ नहीं है कि आप इस थ्रेड को अगर हल्का सा ट्विस्ट करके छोड़ दोगे ना तो ये जो डिस्क यहाँ पे लगी हुई है ये ऐसे आगे पीछे रोटेट होगा, यानी कि इसे घूमना स्टार्ट कर देगी। यानी कि ये जो एसएचएम करता है या जो अरेंजमेंट होता है उसे हम बोलते हैं टॉर्सनल पेंडुलम, ठीक है। तो इसे रफ कर रहा हूँ मैं और हमें सेकंड कैलकुलेट करना है। देखो क्या अरेंजमेंट है, देखो बहुत ही आसान है। ये पहला का आंसर हो गया। सेकंड हमसे पूछा गया एनर्जी। तो सेकंड के लिए जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी क्या होता है, अगर मैं लीनियर एसएचएम की बात करता हूँ, लीनियर एसएचएम में हम जो एनर्जी लिखते थे वो क्या लिखते थे, टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, ये तो लिखते थे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाफ के का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे सी कर रहा है, हो रहा वहां पर तो सी, और ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, थीटा नॉट का स्क्वायर, ये तो कर रहा है क्योंकि हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या माना है यहाँ पे, थीटा नॉट। तो ए की जगह पर कौन काम कर रहा है, सी, ए की जगह पर कौन काम कर रहा है, थीटा नॉट। तो E इज इक्वल टू हाफ, और इस सी की जगह पर क्या लिखता हूँ, देखो मैं यहां से सी की जगह पर लिख सकता हूं मैं आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट का स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, आई की वैल्यू पता है मुझे, ओमेगा की वैल्यू भी पता है मुझे, कैलकुलेट की भी, और थीटा की वैल्यू भी पता है मैं। तो E इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा की जगह पर लिखा जा सकता है, इस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर मैं लिख देता हूं, अगर मैं यहाँ पे से लिखूं तो देखो ये आई सी स्क्वायर, वापस से मुझे आई सी लिखना पड़ेगा, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया था। सी इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इस ओमेगा की जगह पर मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, यहां पे से लिखता हूं, उसी में से लिखना पड़ेगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। आई की जगह पर मुझे वापस देखो ओमेगा की जगह पर मैं क्या लिखूं, यहाँ पे से डायरेक्ट अगर इसमें से लिखता हूँ तो आई बाई सी स्क्वायर होगा। देखो तो ये वैल्यू देखो, ये ओमेगा की वैल्यू है मेरे पास, तो कितना लिखा मेरे पास 2c बाई एम आर स्क्वायर, ये उसकी वैल्यू लिखी है मेरे पास ओमेगा की। ओमेगा की वैल्यू क्या है, c बाई आई, और c बाई आई को लिखूंगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 2c बाई एम आर स्क्वायर, तो उसे लिख रहा हूँ मैं 2c डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर, ठीक है। और थीटा नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है वहां पर, तो वो आएगी हमारे पास एम आर स्क्वायर बाय 2c इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। आसान, देखो इस एम आर स्क्वायर से ये एम आर स्क्वायर कट हो जाएगा, इस 2c से ये 2c भी कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एम आर स्क्वायर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो किसके अंदर, टॉर्सनल पेंडुलम के अंदर। तो बच्चों मैंने अभी तक इस चैप्टर में जो बेसिक टॉपिक थे वो सारे कवर करवा दिए। अब मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ अलग तरीके से, यानी कि अलग अलग वेराइटीज में, ठीक है। तो बेसिक जो टॉपिक थे वो खत्म हो चुके हैं, इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, उसे भी हम कवर करेंगे थोड़ा आगे। लेकिन मैं अभी आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ जिससे हमारे न्यूमेरिकल्स सोल्व होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक सिंपल सा टॉपिक है जो जेईई मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं, वहां से न्यूमेरिकल्स, स्प्रिंग सिस्टम, यानी स्प्रिंग वाली चीज। स्प्रिंग को जब हम कई सारे पार्ट्स में कट कर देते हैं तो उनका जो इफेक्टिव के है वो चेंज हो जाता है, तो उसी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। यानी कि स्प्रिंग को जब हम सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, तो क्या क्या चेंजेस होता है, ठीक है। तो वही देखते हैं। मान लेते हैं व्हेन अ स्प्रिंग is cut into n equal parts, then new spring constant will be n के, वो हो जाता है n के, ठीक है। देखो कैसे, मान लेते हैं हमारे पास एक ये स्प्रिंग थी, यहाँ पे कोई वेट लगा हुआ था, मानते थे ये इनिशियल थी, आपको पता है ये कोई स्प्रिंग थी, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका क्या था। अब हमने इसको n इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, n इक्वल पार्ट्स में कट करने के बाद मान लेते हैं ऐसे बहुत सारे n पार्ट्स में कट कर दिया, वापस से वही वेट लगा दिया, तो अब इसका जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो चेंज हो जाएगा, और जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो होता है n के, अगर ये n इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो, ठीक है।
तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एन के हो जाएगा। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया अपने, एन पार्ट्स में। ये चीज ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि आप सोचो जब लेंथ अगर आप ध्यान समझो तो एफ इजिकल टू क्या होता है, के इंटू एल लिख सकता हूँ। फोर्स दोनों में क्या सेम है, दोनों का वेट क्या सेम है, तो मैं यहाँ पे से बोल सकता हूँ के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, ऐसे बोल सकता हूँ। यानी कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो के घटेगा। देखो पहले लेंथ ज्यादा थी, बाद में लेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर लेंथ कम होगी तो ये क्या क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और कितने टाइम से इंक्रीज होगा, एन के से। इसी का एक और फॉर्मेट भी आपसे पूछा जाता है, वो भी बताता हूँ मैं आपको। इसे आप कर देते हैं। देखो एक केस तो ये होता है स्प्रिंग को एन इक्वल पार्ट में कट करना, और एक केस ये होता है कि जब कोई स्प्रिंग है एल लेंथ की, उसको 2 पार्ट में कट कर दिया गया, लेकिन जो दोनों पार्ट है वो इक्वल लेंथ के नहीं है। तो उसका भी देखिए, व्हेन अ स्प्रिंग इज कट इनटू two parts, sorry, two तो लिखा है ना, 2 part such that L1 is equal to NL2. Then देखो समझना, हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब मैंने इसको 2 पार्ट में कट कर दिया। एक पार्ट ये है, ठीक है, इसकी लेंथ L1 है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया, K1। और जो दूसरा पार्ट है B, इसको कट गया आपने, ठीक है, 2 पार्ट में, एक L1 और एक L2 में, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, ठीक है। और इस L1 और L2 में रिलेशन आपको दिया है कि L1 इज इक्वल टू NL2 है, ठीक है। तो इसकी लेंथ टोटल L थी, मान लेते हैं इसकी लेंथ L थी, इसके 2 पार्ट में कट गया L1 और L2 में। तो हमें ये तो पता है कि L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L होगा, ठीक है, तो फिक्स है भाई। टोटल लेंथ इसकी L थी, इसको 2 पार्ट में कट गया L1 प्लस L2 में, तो वो L के बराबर होगा, यानी कि L1 है L2 में कट गया। तो हमसे पूछा जाता कि जो नई स्प्रिंग बनी उस नई स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, इसका और इसका। तो देखो जो नई स्प्रिंग बनी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, K1 का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो होता है n+1/n इंटू, ठीक है, और जो K2 होगा वो होगा n+1 इंटू K। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। ये कैसे आया ये भी बताता हूं मैं आपको। देखो पहली बात तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूं कि भाई किस में डिवाइड में आएगा, किस में डिवाइड में नहीं आएगा। n+1 K तो n+1 K तो दोनों में सेम है, लेकिन एक में क्या है, n में डिवाइड, n डिवाइडर, ठीक है। तो समझना कि इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ ज्यादा है, तो जिसकी लेंथ ज्यादा है उसके लिए K क्या होगा, कम होगा। और K कब कम होगा, जब उसमें कुछ डिवाइड कर दिया जाए। तो इसलिए मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब प्रूफ भी देख लीजिए इसका क्या है, देखो क्या अरेंजमेंट है। इस पे उस पे, सॉरी इस पे बी की जगह पे ए लिख देते हैं। तीनों पे वेट सेम ही लगा हुआ है, ठीक है। इनिशियल में जब मैं फोर्स लिखता तो क्या लिखता, F इजिकल टू के लिखता। इस पे फोर्स लिखता तो F इजिकल टू के लिखता। इस पे फोर्स लिखता तो क्या लिखता, F इजिकल टू K1 L1 लिखता। माइनस आता उसकी कोई दिक्कत नहीं। इस पे फोर्स लिखता तो क्या लिखता, K2 L2 लिखता। ये बात तो समझ में आती है आप लोगों को, कोई दिक्कत ही नहीं। अब अगर मैं ऐसे लिखता तो ध्यान से समझना आप लोग, इसको क्या लिखता हूँ, L को L1 प्लस L2 भी लिख सकता हूँ, लिख सकता नहीं सकता हूँ, लिख सकता हूँ ऐसे, यानी कि ऐसे भी लिख सकता हूँ कि L1 प्लस L2, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं फर्स्ट के लिए बात करता हूँ कि K1 कैलकुलेट करना है फॉर फर्स्ट।
आसान है कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा पहले, K1 के लिए कैलकुलेट करें तो K1 के लिए क्या लिखूंगा मैं, F इज इक्वल टू K1 L1। देखो तीनों के लिए फोर्स सेम है, तो इस F की जगह पर क्या मैं ये वाला F लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, K L1 L2, K1 L1, ठीक है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, K1 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो L1 प्लस L2 है, ठीक है। अब अगर आप रिलेशन देखो तो आपको रिलेशन क्या दिया हुआ है, L1 इज इक्वल टू n L2 दिया हुआ है। तो देखो मुझे L1 चाहिए, यहाँ पे इधर L1 है तो इस पूरी इक्वेशन को L1 के टर्म में लाना है। तो इस L2 की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, K L1 बाई n लिख सकता हूं, तो ये जगह K1 L1। तो इस पूरे में से L1 L1 कॉमन लेके कट हो जाएगा, तो ये टर्म क्या बचेगी मेरे पास, n प्लस 1 बाई n इज इक्वल टू K। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, n प्लस 1 बाई n इंटू के, ये क्या आ गया हमारे पास, K1 आ गया। इसी तरीके से सिमिलरली सेकंड के लिए बात कर लेते हैं हम लोग। किस लिए बात कर लेते हैं, सेकंड के लिए, 4 सेकंड। सेकंड का मतलब ये K2 कैसे आता है, ठीक है। तो इसके लिए भी जब मैं फोर्स लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, K2 L2। और इस F की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, इस F की जगह पर लिखा जा सकता है K L1 प्लस L2 इज इक्वल टू K2 L2, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे L2, तो इस पूरी टर्म में भी क्या बनाना है, हमें L2 बनाना है। तो इस L1 की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, n L2, तो हो जाएगा K n L2 प्लस L2 इज इक्वल टू K2 L2। कहता समझ। अब देखो इस पूरे में से क्या कॉमन ले लो, L2 कॉमन लेके कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, K n प्लस 1 इज इक्वल टू K2। देखो यही बन के आएगा, K2 इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू K। क्या बात समझ में आती है आप लोग। तो इस तरीके से दो केस होता है, जब एक स्प्रिंग को कोई L लेंथ की है, उसको आप n इक्वल पार्ट्स में कट कर देते हो, तो उसका जो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो n के हो जाता है, ठीक है। दूसरा केस है हमारे पास, जब आप किसी स्प्रिंग को जो L लेंथ की है उसको अगर आप दो पार्ट में कट करते हो, एक L1 और एक L2 में, और L1 इज इक्वल टू क्या, n L2, ये रिलेशन है। तो फिर जो नई स्प्रिंग बनी आपके पास, उनकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, K1 इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई n इंटू K, और K2 इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू K। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। ये होगा। अब मुझे कैसे पता चला भाई इसके K1 के लिए किस में डिवाइड में n आएगा, किस में नहीं आएगा। तो आप ये बात ध्यान रखना कि जो पार्ट, यानी कि जो पार्ट आपने कट किया जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसमें डिवाइड में n आएगा, और जो पार्ट की लेंथ कम होगी उसमें डिवाइड में नहीं आएगा। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। तो इस पूरे को नोट कर लीजिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो इसे अब कर रहा हूं, तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में हमारे पास बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद आता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन किसी भी मेडिकल में एक साथ मर्ज किए हुए हो। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, फोर्स फिक्स होता है। फोर्स क्या लगता है, सेम लगता है।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट। ये चीज याद रखना, इसको ऐसे समझ सकते हो आप लोग, इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आप लोगों ने करंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो सीरीज जो कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, सभी के अंदर करंट क्या रहता है, सेम जाता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। उसी तरीके से इसमें सब जगह में फोर्स क्या होगा, सेम होगा हर एक स्प्रिंग पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उनका अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि ये एक स्प्रिंग है, ये एक दूसरी स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे एक वेट लगा हुआ है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। क्लियर है? ये मासलेस स्प्रिंग है, कौन सी है, मासलेस स्प्रिंग। तो आप खुद सोचो कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरफ वो अलग होगा, देखिए y, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मान लेते हैं अलग होगा y2, लेकिन इस पे जितना फोर्स लग रहा होगा उतना ही फोर्स इस पे लग रहा होगा, ये बात फिक्स है। क्लियर है? तो ध्यान से समझना। तो इस पूरे ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखूं F इजिकल टू, वो क्या लिखूंगा मैं, K, या इसको ऐसे समझ लेते हैं कि भाई इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो मैं लिखूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो होगा y, मान लेते हैं y हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट, और वो किसके बराबर होगा, y1 प्लस y2, क्योंकि भाई इस ब्लॉक का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, y1 प्लस y2, ये तो होगा। इस y को क्या लिखा जा सकता है, y लिख रहा हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं, अगर आप ध्यान समझो तो इस पे फोर्स लग रहा होगा, मान लेते हैं F, सेमी फोर्स बोला मैंने, इस पे फोर्स क्या लग रहा है, F लग रहा है, इस F को क्या लिख सकता हूं मैं, K1 y1, और इसको क्या लिख सकता हूं, ये तो लिख सकता हूं, दोनों पे फोर्स क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम फोर्स होगा, क्योंकि देखो एक ही स्प्रिंग है, अगर ध्यान से स्प्रिंग अलग अलग है लेकिन पूरा एक ही चीज है, क्योंकि दोनों में अगर फोर्स अलग अलग है तो ब्रेक हो जाएगा, तो जितना फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा उतना ही फोर्स यहाँ पर होना जरूरी है। फोर्स दोनों में सेम है लेकिन दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, अलग अलग है। तो इस K1 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, सॉरी y1 की जगह पर लिख सकता हूँ मैं माइनस का F बाई K1 प्लस इसकी जगह पर लिख सकता हूँ माइनस का F बाई K2। क्या समझ में आता है? तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे से अगर मैं माइनस का f कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेगा 1/K1 प्लस 1/K2। क्या बात समझ में आता है? इसको तो डिवाइडेड में लिखो अपन, तो माइनस का y बाई f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2। अब अगर इस पूरे अरेंजमेंट को मैं एक अरेंजमेंट मान लेता हूं, इस पूरे को, तो इस पूरे का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, y, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, F, तो F बाई K क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/K इक्विवेलेंट हो जाएगा। K इक्विवेलेंट मतलब इस पूरे का एक K इक्विवेलेंट है, जब इस पूरी स्प्रिंग को मैंने क्या मान लिया, एक कंसीडर कर लिया, तो 1/K इक्विवेलेंट, तो 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। तो जब भी कोई स्प्रिंग्स अगर सीरीज में लगी हुई हो तो उनका K इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 1/K1 प्लस 1/K2 अप टू 1/Kn तक। ये हो गया। यहां पर से अगर मैं लिखना चाहूं तो ध्यान समझना, अगेन इसे बोल देना इक्वेशन 1, ठीक है, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू माइनस का f, और इस पूरे को क्या लिख सकता हूं, 1/K इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है। तो यहां पे से f इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, माइनस का K इक्विवेलेंट इनटू, और इस f को क्या लिखा जा सकता है, ma, तो a इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, माइनस का K इक्विवेलेंट बाई m इंटू y, ऐसे लिखा जा सकता है। अगर ऐसे लिखा जा सकता है तो आप समझ सकते हो कि ये जो टर्म होती है वही तो हमारे पास क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर होती है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट K इक्विवेलेंट बाई m। क्लियर है, आसान है। टाइम पीरियड लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई K इक्विवेलेंट। और K इक्विवेलेंट को भी हमने कैलकुलेट कर लिया, K इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/K1 प्लस 1/K2।
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर मैं सोल्व करके लिखूं अगेन 2 के लिए, फॉर 2 के लिए, तो ये ऐसे हो जाएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, यही तो होगा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए आप k1 k2 इंटू k1 प्लस k2, आसानी से आप लिख सकते हो। क्या बात समझ में आती है आपको? आसान है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ये हो गया। सेकंड आता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसे रफ कर दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं। देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, फोर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। फोर्स डिफरेंट हो गए लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अगर ऐसा कहीं है तो फिर वो किसमें चला जाएगा, पैरेलल में। जैसे कि समझना, अगर आप समझने की कोशिश करो, हमारे पास यहाँ पर 2 स्प्रिंग्स लगी हुई है, और यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच है। इस ब्लॉक का वहां सेम है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2। क्या बात समझते हो आप लोग? ठीक है, तो अब आप ध्यान से समझना, अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा, ठीक है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट इसमें होगा उतना डिस्प्लेसमेंट इसमें होगा। ध्यान रखना, मैं इसको एकदम सीधा प्रेस किया, ऐसा नहीं कि आप किसी एंगल पे खींच लो। एंगल वाले केस को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं इसको एकदम वर्टिकली क्या कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं, खींच रहा हूं ऐसा, ठीक है। तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट अगर y होता है तो सीधी सी बात है इसके अंदर भी डिस्प्लेसमेंट y ही होगा, दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। लेकिन अब दोनों के अंदर फोर्स अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि जो इसका डिस्प्लेसमेंट y हुआ है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, और हम फोर्स जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, kx होता है। तो आप सोचो x की जगह पर यहाँ पे क्या y है, तो अगर दोनों के लिए y सेम है और k2 और k1 अलग अलग है, तो ऑब्वियसली बात है फोर्स भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर मैंने इनको नीचे खींचा है तो इस पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, F2 बोल देते हैं, और इस पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, वो होगा F1। क्लियर? और इसके ऊपर जो नीचे फोर्स लग रहा होगा वो नेट फोर्स होगा। तो इस वाले केस में अगर मैं बात करूं तो F नेट इज इक्वल टू क्या होगा, F1 प्लस F2 तो होगा, नेट फोर्स इतना ही तो होगा, F1 प्लस F2। F नेट को तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख देता हूं, इस F1 की जगह पर क्या लिखता हूं, माइनस का k1y प्लस माइनस का k2y लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो F नेट इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, माइनस कॉमन लेके k1 प्लस k2 इंटू y, इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं। देखो अगर मैं इसको ऐसे लेके आता हूं नीचे, ऐसा लिखा जा सकता है, तो F नेट बाई y, यानी कि इसके ऊपर नेट फोर्स और इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना y है, तो इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, k इक्वलेंट। जब इस पूरे को एक ही सिस्टम मान लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास k इक्वलेंट k1 प्लस k2। और अगर n स्प्रिंग्स है तो k1 प्लस k2 प्लस k3 अप टू kn तक चला जाएगा। क्या बात समझ में आती है आपको? ठीक। इस वाले केस में क्या था, 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 अप टू 1/kn। यहाँ पे क्या है, k1 प्लस k2 प्लस k3 अप टू kn, ये k इक्वलेंट होगा। वापस से अगर मैं इसी इक्वेशन से बात करता हूं अगेन, इसे कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, सॉरी सेकंड बोला था मैंने। तो सेकंड इक्वेशन से क्या लिखते हैं हम लोग, इस पूरे की जगह पर k इक्वलेंट, तो F नेट इज इक्वल टू क्या है, माइनस का k इक्वलेंट इनटू y, और इससे क्या लिखा जा सकता है, ma। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना है, माइनस का k इक्वलेंट बाई m, और ये y है। तो ये वाली टर्म क्या कहलाती है हमारे पास, ये वाली टर्म कहलाती है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास,
के इक्वलेंट बाई एम आ गया। तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई एम बाई के इक्वलेंट, और के इक्वलेंट तो हमें पता है कितना है k1 प्लस k2। तो इस तरीके से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इनसे रिलेटेड एक दो सिंपल से न्यूमेरिकल्स बताता हूँ, फिर उसके आगे भी बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखो अरेंजमेंट क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं इसमें, क्योंकि इसके ज्यादा न्यूमेरिकल्स करवाने की मुझे जरूरत नहीं, आप लोग खुद कर लोगे, ठीक है। एक जो क्वेश्चन वो काफी कॉमन है, ये एक स्प्रिंग कांस्टेंट है k1 और एक स्प्रिंग कांस्टेंट है k2 और इस ब्लॉक का मास है m। ये सरफेस स्मूथ है। अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ देता हूँ, अगर मैं इसे हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ देता हूँ तो ये क्या करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो आपसे पूछा गया अगर ये एसएचएम परफॉर्म करेगा तो उसका टाइम पीरियड बताइए, फाइंड आउट टाइम पीरियड। कर सकते हैं। तो देखो टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्वलेंट होगा। अब यहाँ पे के इक्वलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सीरीज में है या पैरेलल में, तो सीधी सी बात है ये पैरेलल में होगा। क्यों पैरेलल में होगा, ध्यान से समझना। अगर मैं इस ब्लॉक को स्लाइटली इधर प्रेस करता हूँ तो जितना ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस होगा उतना ही तो ये वाला स्प्रिंग क्या होगा, एलोंगेट होगा, यानी कि दोनों के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। जितना ये स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है उतना ये स्प्रिंग क्या हो रहा है, एलोंगेट हो रहा है। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल में है तो के इक्विवेलेंट क्या होता है पैरेलल के लिए, k1 प्लस k2, यहाँ पे पुट कर दो। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k1 प्लस k2 आसान से कर दो। यही आपका फाइनल आंसर होगा। अगर आपसे ओमेगा पूछे तो भी आप कर सकते हो, ठीक। एक और एग्जांपल समझ लो, मिक्स्ड का भी बताता हूँ। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k है, फिर एक स्प्रिंग यहां पे लगी हुई है, ठीक है। इसको 2k मतलब इसको लो 2k, ये इसको 3k लो, इसको 6k, ठीक है। और इसे हम लेते हैं 2k। ये ब्लॉक जिसका मास m है। अब हमने इसको हल्का सा प्रेस करके छोड़ दिया है, हल्का सा डिस्प्लेस करके क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये क्या करेगा, ऊपर नीचे ऐसे चम करेगा। तो आपसे वही पूछा गया, फाइंड आउट फर्स्ट ओमेगा और सेकंड टाइम पीरियड। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि ये दोनों किसमें, ये दोनों है हमारे पास पैरेलल में। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इसका और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अरेंजमेंट कुछ ऐसा बनेगा, अरेंजमेंट कुछ ऐसा बनेगा, समझना। इन दोनों को जब कंबाइंड लिखूंगा ये देखो ये दोनों किसमें, पैरेलल में। अभी सीखा हमने जो वाला अरेंजमेंट क्या होता है पैरेलल, ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया 9, ठीक है। और ये नीचे वाला कितना है 2k। अब देखो ये दोनों भी किसमें पैरेलल में, क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर नीचे जितना कंप्रेस करूं, जितना इसको ऊपर कंप्रेस करूंगा ये नीचे से उतना ही ये वाली स्प्रिंग उतनी इलोंगेट होगी। या फिर उल्टा भी कर सकता हूं, मैं इसे नीचे जितना कंप्रेस करूंगा यानी कि स्प्रिंग जितना कंप्रेस होगी ये स्प्रिंग उतना इलोंगेट होगी, यानी कि ये वाली सिचुएशन है। तो ये दोनों भी किसमें पैरेलल में, और ये पैरेलल में। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के इक्विवेलेंट बाय m, ये होगा। तो के इक्विवेलेंट कितना आएगा इसमें, दोनों पैरेलल में तो ऐड हो जाएगा, यानी कि 11k बाय m हो जाएगा।
अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो t इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, ओमेगा कितना हो जाएगा m बाई ए बाई, खत्म, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, इसे रफ कर देता हूँ। समझना आप लोग क्या अरेंजमेंट है। अब हम लोग जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, अभी तक मैं आप लोगों को जो न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन कर रहा था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लॉक मूव कर रहा था। अब मैं आप लोगों को उस टाइप के न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ जिसमें दो ब्लॉक भी एक साथ मूव कर रहे हैं, यानी कि दो चीजें एक साथ मूव कर रही हो। तो बहुत ही आसान है, आपने कहीं देखा भी होगा ऐसा सवाल। थ्योरी के मामले में हमने मैक्सिमम इस पार्ट चैप्टर का 90% थ्योरी खत्म कर, 90 या 99 ही मान लीजिए आप, सिर्फ एक ही थ्योरी इसमें बाकी रहती है, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन वाले, ठीक है। सवाल कुछ इस तरीके से है, ये कोई अरेंजमेंट है, इस ब्लॉक और इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस है, और इसके और इस सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस है, ठीक, यानी कि कहीं पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये आपको गिवन है। अब आपसे बोला गया कि अगर मैं इस स्मॉल ब्लॉक को हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो ये अरेंजमेंट एसएचएम करेगा, ये तो एसएचएम करेगा, ये वाला ब्लॉक भी एसएचएम कर रहा होगा, यानी कि ये जो कार्ड है वो भी एसएचएम कर रहा होगा। तो आपसे पूछा गया कि इस पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम, उस सिस्टम का क्या बात समझ में आती है, इस सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखो, जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ जाए ना बच्चों, जहां तो कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो आप बिना सोचे समझे एक चीज अप्लाई करना, रिड्यूस मास, ये अप्लाई कर देना, रिड्यूस मास। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अगर इस सिस्टम और सिस्टम के बीच में या इसके आगे कहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, तो रिड्यूस मास क्या होता है, रिड्यूस मास आप जानते हो m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये कॉन्सेप्ट लगा देना। जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, ध्यान, जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो आप रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लगा दें। तो मैं ये रिड्यूस मास लगाने का मतलब है कि इन दोनों का एक ही मास हो चुका है m, और जब सिंगल ब्लॉक वाला मूव कर रहा होता है तो उसके लिए जो टाइम पीरियड लिखते हैं हम लोग, वो क्या लिखते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, वो लिखते हैं m बाई k। तो इस m की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, रिड्यूस मास, क्या लिख देंगे, रिड्यूस मास। और इस वाले केस में जब रिड्यूस मास लिखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो लिख दो यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट स्मॉल m कैपिटल M, ये आपका फाइनल आंसर। अगर इस तरीके से करोगे तो सबसे सिंपलेस्ट वे में है। इसको आप अगर पूरा प्रोसीजर से सोल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट वो प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाता है। देखो कैसे, मान लिया कि मैंने
ये ब्लॉक था, ये नेचुरल लेंथ में था, ठीक है, ये ऐसे नेचुरल लेंथ का, तो इसको नेचुरल लेंथ से मैंने मान लेते हैं x खींच लिया, x इस तरफ डिस्प्लेस किया। जब मैं इसको x इस तरफ डिस्प्लेस करूंगा तो जो नीचे वाला कार्ड है ना वो इस तरफ जाएगा, कितना y, यानी कि ये कार्ड इस तरफ कितना आया होगा y। मान लेते हैं भाई इसका डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरफ x हुआ है तो इस कार्ड का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ y हुआ है। अब अगर आप ध्यान समझोगे तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मैंने आपको बताया था एक बात कि जो सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। अगर हम किसी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता। तो अगर मैंने इस ब्लॉक को इस तरफ x डिस्प्लेस किया और एक कार्ड इस तरफ y जाएगा और इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है, तो हम यहाँ पे से एक रिलेशन लिख सकते हैं m इंटू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल m इंटू वाई, लिखा जा सकता है, क्लियर। और इस स्प्रिंग के अंदर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो कितना होगा x प्लस वाई, क्योंकि पहले अरेंजमेंट कहाँ था, यहाँ था, अब ये यहाँ से यहाँ आ चुका है, क्लियर। यानी कि यहाँ से इतना खींचा ना तो x तो ये खुद खींचा है और ये y इधर आया, तो ये स्प्रिंग टोटल कितनी इलोंगेट हो चुकी होगी, x प्लस वाई, समझ लो भाई। ये अरेंजमेंट यहाँ था, इसको मैंने यहाँ से कितना खींचा x, जब मैंने इसको x खींचा तो ये खुद चल के तो कितना चला गया y, तो ये स्प्रिंग यहाँ पर है, तो यहाँ पर से कितनी खींची, ये y खींची और ये x खींची, यानी कि टोटल कितना एलोंगेशन हुआ इसमें स्प्रिंग में x प्लस वाई। तो अगर मैं नेट फोर्स देखना चाहूँ स्प्रिंग के लिए तो क्या होगा, k इंटू एक्स प्लस वाई, आगे माइनस, यही होगा भाई। x तो मैंने खींचा, ये काट इस तरफ गया तो इसमें ये यहाँ पे अरेंजमेंट है, तो ये y और ये x, टोटल कितना एलोंगेशन हुआ, x प्लस वाई हुआ। इस एफ नेट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एसएचएम कौन कर रहा है, ये पार्टिकल कर रहा है m इंटू ए, तो यहाँ पे से क्या लिख देंगे हम लोग, इसको ऐसे रहने देते हैं अभी, तो माइनस करके। अब देखो x, इस y की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से m x y कैपिटल है, ये लिखा जा सकता है। तो यहां पे से क्या बन जाएगा, माइनस का k कैपिटल M स्मॉल m अपॉन इंटू एक्स, यही होगा। और इस एफ नेट को क्या लिखा जा सकता है, इस वाले के ऊपर लगा रहे हैं हम तो ऐसे है, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू ए, तो माइनस का k स्मॉल m कैपिटल M इंटू एक्स। तो इस m को इधर भेज सकता हूं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का k स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू एक्स। क्या बात समझ आती है। तो ये जो वाली टर्म होती है, ये वाली टर्म तो क्या कहलाएगी, ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे से मैं ओमेगा इज इक्वल टू कह सकता हूं अंडर रूट के स्मॉल m ये होगा, और टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं फिर हम लोग, t इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई k। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम मैच कर, बट ये इतना ज्यादा जाने का कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल समझते हैं, इसे रफ कर देता हूं बच्चों में, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमसे सवाल ये पूछा गया था कि एक ब्लॉक है जो स्प्रिंग से अटैच है, इस कार्ड के ऊपर रखा हुआ है, ये भी सरफेस स्मूथ है, इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये पूरा का पूरा सरफेस जहां पर भी जितने भी वो सारे के सारे स्मूथ है, तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। तो हमसे बोला गया था कि अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो पूरा सिस्टम क्या हो रहा होगा, एसएचएम कर रहा होगा। तो उस एसएचएम का टाइम पीरियड पूछा गया, तो जब भी इस टाइप के सवाल आ जाए तो आप क्या करो, वहां पर डायरेक्ट रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, और रिड्यूस मास अप्लाई करोगे तो यहाँ पे m आता है, m की जगह क्या लिख देना, रिड्यूस मास m बाई k, ठीक है। और ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं इसमें, आप में से किसी ने पूछा भी था मुझसे।